है चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 4। इसमें लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मौखिक संप्रेषण के बारे में। और हमने बात की थी कि मौखिक संप्रेषण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे हम भाषा कौशल को विकसित करके मौखिक संप्रेषण को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। आज हम बात मौखिक अभिव्यक्ति के महत्व के बारे में कि जब आप क्या करते हैं, बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसका कितना बड़ा महत्व होता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति मानव जीवन का अनिवार्य अंग है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। जिस प्रकार किसी मानव के लिए खाना पीना सोना उठना ये सब जरूरी है, वेस्ट मटेरियल को निकालना जरूरी है, उसी प्रकार से उनके लिए बोलना भी आवश्यक है। और मौन साधना भी कुछ समय के लिए ही की जाती है। मतलब अगर आप चुप भी हैं या फिर कुछ अपने काम में व्यस्त भी हैं तो वो कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों तक हो सकता है, लेकिन उसके बाद अंत में आपको अपने समाज का एक हिस्सा बनना है और वहां पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बोलने का माध्यम जो है आपके लिए बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। पुनः कुछ समय के बाद उसे त्याग कर आपको अपने मौखिक अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। अतः अभिव्यक्ति हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व निम्नलिखित प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि हमारे जीवन में अलग अलग स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, अपना अलग जो है महत्व रखती है। तो इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो जैसे कल हमने बात की थी कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैंने आपको कल भी बताया था। और सामाजिक प्राणी होने के नाते आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वो समाज का एक अंग है। और समाज की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपने विकास के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, ठीक है, कि आपको क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। आपके मन में जो बातें हैं, एक समय के बाद जो है आप उसे किसी न किसी व्यक्ति के सामने जो है रखने का प्रयास करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति, की आप अपने विचारों को सही प्रकार से जो है अपने मित्रों के सामने, अपने परिवार के सामने या फिर अन्य लोगों के सामने क्या कर सकें, व्यक्त कर सकें। इसी को मौखिक अभिव्यक्ति का नाम दिया जाता है। तो उसके लिए क्या है, आपको अपनी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसके महत्व को समझना जरूरी है। ठीक है, तो एक समय के बाद जब आप क्या करेंगे, समाज का अंग बनेंगे, तो उस समाज के साथ आप अपनी बातों को शेयर कर सकें, अपनी बातों को, अपने विचारों को जो है उनके साथ साझा कर सकें। इसके लिए आपकी मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले कि आपकी जो दैनिक जीवन की गतिविधियां हैं उनके लिए मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। कि आपकी अपने जो दिन की, या फिर आप कह सकते हैं आपका जो दिनचर्या है, उसकी जो शुरुआत है वो भी कैसे होती है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से होती है। कि आप बोलकर अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं, ठीक है, विद्यालय जाना ये आपके डेली कार्यों में शामिल है। आप किसी कार्य में या कार्यस्थल पर जाते हैं, वहां पर मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो लोग आपसे मिलते हैं उनके साथ मौखिक अभिव्यक्ति के साथ ही आप क्या कर पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसी दुकान पर या बाजार में जब कोई आप सामान लेने जाते हैं, तो वहां पर भी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके लिए मौखिक अभिव्यक्ति का एक अपना ही अहम जो भूमिका आपको दिखाई देती है, महत्वपूर्ण स्थान आपको देखने को मिलता है। तो हमारे दैनिक जीवन के कार्य मौखिक अभिव्यक्ति पर ही निर्भर करते हैं। कि आप हर चीज लिखकर जो है लोगों को नहीं बताते हैं, तो छोटे छोटे काम जो मौखिक अभिव्यक्ति के बिना जो है पूरे नहीं हो सकते, मतलब आपके बिना बोलने के कारण जो है वो पूरे नहीं हो सकते। तो परिवार में, आपके आसपास के जो सोसाइटी है, एरिया है, आपका ग्रामीण क्षेत्र है, गांव मोहल्ला जो भी है, उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपके छोटे छोटे कई काम जो है वो होते हैं, या फिर सामान्य वार्तालाप जो है वो होती है। और इसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। तो हम दूसरे शब्दों में ये बात समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अपनी बात को समझाने के लिए, दूसरी बातों को समझने के लिए क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का एक अपना ही महत्व है। यदि हम दुकानदार के पास जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो मौखिक अभिव्यक्ति का ही सहारा लेते हैं, मतलब मौखिक रूप से चीज़ों के बारे में बताते हैं, पूछते हैं, उससे सामान लेते हैं, सब मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। फिर दुकानदार भी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही आपके
प्रश्नों के, आपकी चीज़ों के उत्तर जो है वो देता है। तो अतः आप ये कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे लिए मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व देखने को मिलता है। विचारों के आदान प्रदान में अपने आदेश और निर्देशन को मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपको जब कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, ठीक है, तो उस कहने को आप कह सकते हैं कि उनके द्वारा दिए गए जो आदेश हैं और जो निर्देश हैं, मतलब जो गाइडेंस आपको दी जा रही है कि किसी काम को कैसे करना है, इन सब के लिए क्या है, आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका बड़ा ही महत्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको केवल बोलकर ही बता दी जाती हैं और उसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है हमारी दिनचर्या में और ऐसे सभी स्थानों पर जहां पर आप डेली जाते हैं, डेली आपके कार्य से संबंधित है। दूसरा है व्यावसायिक कार्यों में सहायक होता है कि आप जब काम करने जाते हैं तो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में यानी कार्य के स्थल ऐसे होते हैं जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। जैसे आप दुकान में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, ठीक है, विद्यालय की आप बात करें तो वहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत विशेष महत्व है। तो यद्यपि विभिन्न व्यवसायों से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें आपको देखने को मिलती हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान है, ठीक है, कि जैसे कोई भी व्यवसाय आप करना चाहते हैं या किसी भी व्यवसाय के संबंध में कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो जानकारी बहुत सारी किताबों में बेशक लिखी हुई है, लेकिन उस जानकारी का व्यवहारिक ज्ञान होना वो क्या है, हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब कोई व्यक्ति आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी विशेष बात के बारे में बता रहा है, तो उसका जो अनुभव है, उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने का जो है अवसर देता है, बारीकियों को समझने का अवसर देता है, जबकि किताबें, सिर्फ केवल किताबें पढ़कर हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है, विशेष महत्व है। उसमें हम कई जानकारियां जो है आपको उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन इससे मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व कम नहीं होता। मतलब किताबों के होने से ऐसा नहीं है कि ज्ञान तो किताबों में भी आप उसे पढ़ लेंगे, ठीक है, ज्ञान तो वेदों में भी है, उससे पढ़ा जा सकता है, या बहुत सारी ऐसी ज्ञान के भंडार हैं जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन ऐसा होने से आपकी मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व जो है वो कभी भी कम या खत्म नहीं होता। तो पुस्तकों के होते हुए भी हम अध्यापकों से कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपको बोल कर पढ़ाते हैं, आपको दिखा कर, आपको सुना कर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसलिए आप कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही वो आपसे जुड़ते हैं और आपको सिखाने का प्रयास कर पाते हैं। वैज्ञानिक या तकनीकी जो व्यावसायिक सम्मेलन है, यानी जैसे आप कहते हैं कि कोई भी एग्जीबिशन हो सकता है, कोई सेमिनार आप बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई या फिर किसी प्रकार की कोई भी ऐसा कार्यक्रम या प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है, तो जिसमें क्या है, व्यक्ति एकत्रित हो रहे हैं, तो वहां पर भी, ठीक है, जैसे किसी भी विज्ञान की प्रदर्शनी में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की प्रदर्शनी में जब आप भाग लेते हैं, तो वहां पर मौखिक संप्रेषण का विशेष महत्व आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जो मौखिक संप्रेषण है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो उसमें मौखिक भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है कि आपने कैसे किया, क्या बनाया, किससे प्रेरणा मिली आपको। जो आपने अगर एग्जीबिशन देखे हैं, जैसे जो मेले होते हैं, या फिर जो भी आप क्राफ्टिंग के मेले देखने जाते हैं, एग्जीबिशन मतलब किसी प्रकार का आप म्यूजियम देखने गए, तो उसमें जितनी भी जानकारी है, वहाँ पर जो गाइड, जो व्यक्ति आपके सामने वो बातें रखेगा, उसके बारे में जो विशेष बातें आपको जानने के अवसर मिलेंगे, वो सभी मौखिक संप्रेषण के माध्यम से ही आपको प्राप्त होंगी। कि मौखिक संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानी सुनना या सुनाना दोनों ही हमारे मौखिक संप्रेषण का ही हिस्सा है। तो सभी बच्चों को कहानियां सुनना पसंद होता है। अध्यापक को स्वयं पहले कहानी सुनानी चाहिए और फिर बच्चों से उस कहानी को सुनने के लिए कहना चाहिए। मतलब पहले आप उसे सुनाएंगे, फिर बच्चे उसे क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चा जो है आपकी बातों से कितना सीख रहा है, कितनी चीज़ों को वो क्या कर पाया है, समझ पाया है, क्या विचारधाराएं उसकी उत्पन्न हुई है, कितनी चीज़ों को वो कैच कर पाया। तो हो सकता है यह कोई बच्चा कहानी सुनाते समय संकोच करे, मतलब वही कि आप जब वैसे नॉर्मली आप बहुत सारी बातें बता देते, लेकिन जब कोई ऐसी बात कहनी या बतानी या सुनानी पड़े तो आपको क्या है, झिझक, हेजिटेशन महसूस होती है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं,
विद्यालय में प्राइमरी स्तर पर ऐसी गतिविधियों को आयोजित किया जाता है जिससे बच्चे के अंदर ऐसे जो संकोच है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, भाषा का विकास करने के लिए हम इस प्रकार की गतिविधियों का क्या करते हैं, उसे हिस्सा बनाते हैं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि अध्यापक उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण ढंग से, मतलब एक प्रेम भाव के साथ आप उसे पहले कहानी सुनाइए और फिर उससे वही कहानी जो है कहने के लिए आप कह सकते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे के अंदर जो झिझक होगी वो दूर होगा, फिर उसे ये भी नहीं होगा कि सुनाना या कहना क्या है, कैसे कहूँ। तो जैसे आपने कहा है वो वैसे ही कहने की कोशिश करेगा, तो उसका भाषा कौशल, श्रवण कौशल की अगली बार बच्चा उसे और भी ध्यान से जो है सुनेगा, तो उसके श्रवण कौशल का विकास होगा। मौखिक अभिव्यक्ति की, जब उसे वो अपने मन में विचार कर रहा है कि मुझे यही स्टोरी जो है सुनानी है, वो उसके हर पक्ष को ध्यान से सुनेगा। तो मौखिक और श्रवण दोनों प्रकार के कौशल का क्या होता है, इससे विकास होता है। फिर है चित्र वर्णन, कि चित्र को देखकर किसी चीज का हमें क्या करना है, वर्णन करना है, ठीक है। तो कोई भी पिक्चर आपके सामने हो, उस पिक्चर में जो भी बातें आपको नजर आती हैं उसे हम कहते हैं कि किसी भी चित्र का वर्णन करना। तो बच्चों के माध्यम से ऐसी बातें या ऐसे कार्य या ऐसी गतिविधियों में क्या करना, उनको इन्वॉल्व करना, जिससे क्या है वो देखकर, तो इससे समझ में आता है कि बच्चा कितनी दूर तक विचार कर पा रहा है, उस वो चित्र के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को कितना व्यक्त कर पा रहा है, मतलब किस आधार पर, किस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहा है, किस प्रकार के उच्चारण का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि बच्चे के सीखने का स्तर कैसा है। तो छोटे बच्चों में चित्रों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, और चित्र को देखकर या दिखाकर बच्चों से उस चित्र के बारे में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उस चित्र का वर्णन करने के लिए भी आप कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में कि गाय का चित्र दिखाकर बच्चों से गाय से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उन्हें चित्र में क्या नजर आ रहा है, इसकी क्या विशेषता होती है, आपने कहाँ इसके बारे में पढ़ा या सुना है। तो चित्र वर्णन मौखिक अभिव्यक्ति के लिए क्या है, अत्यंत उपयोगी है। हमें बच्चों के अपने जो विचार हैं उनको सुनने का जो है अवसर मिलता है, और इससे ये पता लगता है कि बच्चा किस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। फिर है कविता पाठन। कविता पाठन यानी कविताओं को कहना, ठीक है। तो छोटे बच्चे में क्या, अगर आप भाषा कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो कविता को कंठस्थ करना, मतलब कविता को क्या करना, याद करना, इससे उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता है। कंठस्थ करना, ठीक है, कविता को सुनाना, ठीक है, उसके साथ हाव भाव, मतलब क्या करना, उसके साथ भावनाओं को जोड़कर, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस एक्सप्रेशन, तो आपने देखा कि उसके साथ जब बहुत से लोग जब कविताएं सुनाते हैं तो उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं कि आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, कि आपने हाथों की मुद्राओं को बदला है, चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदले हैं, तो आप कह सकते हैं भावनाओं के साथ सुनाने का प्रयास करना। और ये चीज क्या करती है, ये बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, उसके अंदर रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, कुछ नया सृजन करने की शक्ति जो है उसे प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो क्या करती हैं, उसके मौखिक संप्रेषण को बढ़ाने के साथ साथ उसके अन्य प्रकार के जो विकास है उसको भी फोकस करती है। तो छोटे बच्चों को कविता सुनाने में अधिक रुचि होती है, तो उन्हें वे कविताएं कंठस्थ करके उन्हें वे सुनाना भी चाहते हैं, यदि उनके अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए, मतलब अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वो उस कविता को कंठस्थ करके, मतलब याद करके कविता को बड़ी मधुरता से गाते भी हैं, और अच्छे हाव भाव के साथ, अंग संचालन के साथ, मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो उसे प्रस्तुत करने के लिए। तो कविता का पाठन जब वो बड़े अच्छे से करते हैं तो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह प्रत्येक बच्चे की कविता को सुनकर उसे क्या करे, कविता को याद करने की, उसे सुनने की क्या दे, प्रेरणा दे। कि हर एक बच्चे को हम क्या करें, प्रेरित करें कि वो भी जो है इस प्रकार के कार्यों में भाग ले सकता है, वो खुद भी क्या कर सकता है, इस प्रकार की चीजों को का हिस्सा बन सकता है, ठीक है। तो उसे क्या मिलना चाहिए, उसके लिए अवसर जो है उसको उपलब्ध कराना, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपनी अभिवृद्धि का, अपनी अभिव्यक्ति का क्या कर सके, प्रस्तुतिकरण कर सके, ठीक है। तो एक अच्छा जो है व्यक्ति
एक अच्छा कौशल जो है हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इससे उद्योगों और कार्यालयों में मौखिक अभिव्यक्ति दिशा निर्देश देने में भी सहायता मिलती है। ठीक है, कि बच्चे के अंदर क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो आज अगर वो एक व्यक्ति के सामने बोल रहा है, दो व्यक्ति के सामने बोल रहा है, तो कल वो पूरे समाज को भी संबोधित कर सकता है, पूरी सभा को संबोधित कर सकता है। और इस संदर्भ में हम दूरभाषा मोबाइल सेवा की सेवा ही चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कि इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं कि आप अगर किसी को दिशा निर्देश देना चाहते हैं उद्योग में, कार्यालयों में, तो मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हम मोबाइल या फिर इस प्रकार की सेवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर है ज्ञान अर्जन का महत्वपूर्ण साधन है ये, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने का क्या है, ये एक अच्छा तरीका है कि आपको सीखने के जो है क्या मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं। तो मौखिक भाषण के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान अर्जन की इच्छा जो है वो क्या करती है, प्रश्नों को जन्म देती है कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी ज्ञान को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये दोनों ही प्रवृत्तियों में आपके मस्तिष्क में क्या बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा बच्चा, आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। तो जितने ज़्यादा प्रश्न पूछने होती है, आप कह सकते हैं बच्चा ही क्या है, इच्छुक है चीज़ों को जानने का। वो कैसा है, वो जिज्ञासु है। और जिज्ञासु होना एक अच्छे लर्नर की जो है क्वालिटी होती है कि आप हमेशा सीखने के इच्छुक हैं। तो आपके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न आएंगे कि किसी भी चीज़ को यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्या इसके पीछे कारण है, ये किस चीज़ से बनी होगी, इसके में क्या विशेषता है, क्या नाम है। तो ऐसे प्रश्न अगर बच्चा आपसे पूछ रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए क्या कर रहा है, प्रश्नों को पूछ रहा है। विशेषकर लोगों को धर्मचार्यों की मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ज्ञान अर्जन प्राप्त होता है। कि आपने सभी लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे। तो ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं या फिर जिन्होंने अभी तक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है, ऐसे लोग भी क्या करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, वो धर्म के बारे में जानना चाहते हो, वो अलग जो अपना समाज है उनके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, और उनके मन में जो भी प्रश्न है उसके बारे में, या वेदों में जो लिखा है उसका ज्ञान वगैरह वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो तरीका है इस चीज को सिखाने का, ज्ञान इस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने का, वो क्या है, मौखिक संप्रेषण। कि आप किसी भी गुरु, किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जा सकते हैं जो बोल कर आपको क्या करता है, उसमें लिखी हुई बातों का ज्ञान कराता है। तो आपने देखा जितने भी कथावाचक होते हैं, ठीक है, जो आपको क्या कराते हैं कि वेदों में क्या लिखा है, रामायण में, महाभारत में क्या लिखा है, इस प्रकार की पुस्तकों में जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमारे ज्ञान, हमारे धर्म से जुड़ी है, उसको बताकर आपको ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति है, इसके लिए हमारे पास विभिन्न ग्रंथों का अनुशीलन करना पड़ता है। कि हम अलग तरह के जो है जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, अथवा किसी गुरु की शरण में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति से भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर अशिक्षित लोग के लिए क्या है, एक अच्छा माध्यम हो सकता है चीजों को सीखने का। फिर है वार्तालाप की अभिव्यक्ति के लिए सहज साधन है। कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति से, अपने मित्र से वार्तालाप करना चाहते हैं, तो मानव का स्वभाव ऐसा है कि वह स्वयं दूसरों के समक्ष अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त, मतलब आपके मन में जो भी विचार है वो आप अपने मित्र के सामने, परिवार के सामने, जिस भी व्यक्ति के सामने आप सहज महसूस करते हैं उसके सामने रखने के आपका मन करता है। तो बोलकर आत्म अभिव्यक्ति का सहज साधन है। कि आप क्या करते हैं, बोलकर अपनी सारी बातों को सामने वाले व्यक्ति के सामने रख सकते हैं, उससे सुझाव ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, और बोलकर अपने मन की शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बोल चाल के में प्रवीणता करना, कि आप क्या है, इस प्रकार इस माध्यम से बोले कि हर व्यक्ति आपको प्रभावी तरीके से क्या करे, सुने। और जिसके पास ये कला नहीं होती, मतलब कई लोग क्या होते हैं कि इस प्रकार बातचीत करने में वो निपुण नहीं होते हैं, तो वह जीवन में क्या रहते हैं, असफल रहते हैं। और आजकल व्यक्तित्व कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आपने देखा है कि आजकल क्या कराए जाते हैं, कोर्स कराए जाते हैं बहुत सारे, किस चीज के, कि आपको अभिव्यक्ति विकसित करने का, कि आप क्या कर पाए, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो आपको क्या करा रही हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करा रहे हैं।
ठीक है। स्पीकिंग के कोर्स कराते हैं, स्पीकिंग के कोर्स के साथ आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाया जाएगा, तो इसको देखकर लोग आकर्षित होते हैं। तो वो आपको ये सिखाते हैं कि कैसे आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो मेंटेन रखना है, किस प्रकार के वातावरण में है तो आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपको किस प्रकार का अनुभव सामने वाले को कराती है। तो जैसे आप इंटरव्यू देने गए हैं, उस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किसी कार्यस्थल पर हैं, तो वहां पर आपकी किस प्रकार से जो है बिहेव करना चाहिए, आपको किस प्रकार के जो है आपको जो ड्रेसिंग सेंस रखनी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो आपको सिखाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि ये क्या है, आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना सीखते हैं। तो लेकिन कुछ लोग बिना प्रशिक्षण के, मतलब कई लोगों को क्या होती है, किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती, वो आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी मन की बातों को दूसरों के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनके पास क्या है, पहले से ही या तो ईश्वर के द्वारा उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो आसानी से अपनी अभिव्यक्ति को लोगों के सामने रख पाते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं, या फिर बोलने से, या फिर उनके जो विचार हैं उनसे जो लोग हैं वो इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति का प्रभाव उन पर एक अलग ही देखने को मिलता है। तो इस एक साधारण व्यक्ति सहज रूप से भाव अभिव्यक्ति कर सकता है, मतलब अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। साधन और प्रशिक्षण पाकर तो व्यक्ति अपनी वाणी में जादू उत्पन्न करता ही है। ठीक है, प्रैक्टिस से या फिर अगर आपने कुछ सीखा है उससे अगर आप अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर बना पाए हैं तो वो तो क्या है, आपने प्रशिक्षण लिया है। लेकिन बिना इस प्रशिक्षण के भी अगर आप क्या कर पाते हैं, अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को बेहतर बना पाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप जो है अपनी अभिव्यक्ति को ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित कर पाए हैं। फिर आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता होते हैं जिनकी वाणी में जो है वो क्या, उनकी वाणी में जो है मधुरता निवास करती है और लोगों को अपनी भाषा शैली से, अपनी बातों से क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो आपको संबोधित कर रहे हैं या फिर आपसे क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो आपको क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे जब वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको पता है कि मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट होने जा रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे सामान्य जनजीवन के लोग होंगे। ठीक है, और उनके सामने वो बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो शब्दों को क्या रखते हैं, वो सरल रखते हैं। ठीक है, जो उनकी जिस क्षेत्र की में वो वार्तालाप कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उस क्षेत्र की जो मात्र भाषा है, हमेशा उससे ही लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं को वो समझ सके। ठीक है, और उनकी समस्याओं से संबंधित, ठीक है, समस्याओं से संबंधित जो है वो क्या करते हैं, बातें करते हैं ताकि लोग उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाए। तो ये जो बातें हैं, ये आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है, वो उसी चीज को क्या करते हैं, बिंदु बनाकर जो है लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हैं। तो इसलिए लोग उनसे क्या है, ज्यादा आकर्षित हो पाते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो आपके विचारों को, आपकी जो आवश्यकताएं हैं उनको उस स्तर पर पूरा करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा और आप उसे अपने राजनेता के रूप में क्या कर लेते हैं, चयनित कर लेते हैं। तो ये सब वाणी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। फिर भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व कितना होता है। ठीक है, तो भाषा यानी भाषा को जब आप सिखाने जा रहे हैं तो उसमें आपकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बोलचाल से ही भाषा शिक्षण आरंभ होता है। आपने देखा है कि जब भी हम बात करते हैं किसी इन्फेंसी पीरियड की, यानी जब बच्चा कैसा है, वो अपने इन्फेंसी शिशु अवस्था में है, और इस अवस्था में जब वो क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बोलकर बातों को नहीं व्यक्त करता, लेकिन जो बातें वो सुन रहा है उन बातों को सुनकर वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, जो भी चीजें आप उसे बोलकर बता रहे हैं वो उसे बड़ी ही ध्यान पूर्वक सुनेगा। धीरे धीरे जब वो विकसित होता है तो आप ये देखेंगे कि उस विकास के साथ साथ वो उन चीजों को पर फोकस करता है कि जो भी आप क्या कर रहे हैं, भाषा में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन शब्दों को वो टूटी फूटी अपनी वाणी से क्या करता है, अनुसरण करता है, उसे बोलने का प्रयास करता है। उस प्रकार की जो है ध्वनि बच्चे जो हैं आपने देखा है निकालते हैं, जिससे आपको भी लगता है कि बच्चे आपकी बातों को समझ रहे हैं। तो बोल चाल से ही, मतलब बोलने से ही क्या होती है, भाषा शिक्षा, यानी बच्चे जो है भाषा कैसे सीखते हैं, बोल कर ही सीखना शुरू करते हैं, अनुसरण करने से आप कह सकते हैं।
ठीक है। तो बार बार उनकी जो भी बातें आप उन्हें बताते हैं वो उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, और उस अनुसरण के आधार पर वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो छोटा बच्चा बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना और फिर लिखना सीखता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चे को अनुसरण तथा अभ्यास जो है वो भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, कि जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, चीजों का अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, चीजों को रिपीट करेंगे, उतनी बेहतर तरीके से क्या है, आपको भाषा जो है सीखने का अवसर मिलता है। तो हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि बोल चाल के द्वारा भाषा के शिक्षण में बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा कैसी होती है, एक्वायर्ड होती है। ठीक है, कि जो भी भाषा आप सीख रहे हैं वो आपने किससे सीखी है, अपने वातावरण से सीखी है। ठीक है, वो जन्मजात कभी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे क्षेत्र में जन्म हुआ है जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है तो आप हिंदी बोलना आपको आता था। ठीक है, आपने क्या किया है, उसे सीखा है कहाँ से, अपने वातावरण से। ठीक है, तो भाषा हमेशा कैसी होती है, वो एक्वायर्ड होती है, मतलब हमेशा सीखी जाती है, अपने वातावरण से आपने क्या किया, उसको ग्रहण किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे सरल जो साधन है भाषा को सीखने का वो क्या है, बोलचाल का माध्यम, यानी मौखिक अभिवृद्धि के माध्यम से हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, और इसीलिए दूसरी भाषा को सीखने में हमें समस्या इसीलिए होती है क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है। जैसे अदर लैंग्वेज जो है वो आपको उतना तो उतनी समझ में आती है, ना ही उतनी अच्छे प्रकार से आप बोल पाते हैं। जैसे इंग्लिश को ही आप लगा लीजिए, तो इंग्लिश बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समझनी बेहतर आती है, लेकिन पढ़नी भी बेहतर आती है, लेकिन जब बोलने के टास्क आते हैं तो वो उसको इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उनके विचार उस लैंग्वेज में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में वो लैंग्वेज नहीं है, और इसलिए हमें कठिनाई होती है। लेकिन लेखन और वाचन में अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। ठीक है, लिखते समय और बोलते समय चीजें जो है वो थोड़ी सी अलग आपको देखने को मिलती हैं। इसलिए भाषा शिक्षण में बोलचाल का आपको विशेष महत्व, कि जो आप बोल रहे हैं वही आप लिखने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपका बोलने का उच्चारण पर ध्यान या फोकस नहीं किया जाएगा तो आपके जो लिखने की वर्तनी है वो भी कैसी रहेगी, अशुद्ध रहेगी। फिर लेखन कौशल के बारे में बात करेंगे कि लेखन कौशल का कितना महत्व है, लेखन कौशल कितना हमारे लिए जरूरी है। तो भाषा में दो चीजें बहुत ज्यादा प्रमुख हैं जिनको हम मुख्यतः क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। ठीक है, दो आधार माने गए हैं भाषा के। पहला होता है मानसिक आधार, दूसरा है हमारा भौतिक आधार। तो भाषा के मानसिक आधार का संबंध विचार से है तथा ध्वनि भाषा का भौतिक आधार होती है। ठीक है, कि हम जब बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज को सीखने की और इस भाषा के लिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, दो चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्या है आपका मस्तिष्क, क्योंकि जो मस्तिष्क में आप विचार करते हैं वही चीजें आप बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका भौतिक भौतिक आधार, ये है हमारा मानसिक आधार। तो जब हम भाषा के मानसिक आधार की बात करते हैं तो इसके विचार, इससे ये किससे संबंधित है, ये हमारे विचारों से संबंधित है, कि आप जो भी सोच रहे हैं मस्तिष्क में। ठीक है, और जो भौतिक आधार है वो किस पर आधारित है, वो ध्वनि पर आधारित है, ध्वनि पर। ठीक है, ध्वनि यानी कि उच्चारण पर आधारित है। तो आप जो भी बोल रहे हैं अगर उसका उच्चारण ठीक नहीं है तो जब आप उसे लिखेंगे आप उसे उसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आपकी ध्वनियों में जो आवाज आपको सुनाई दे रही है, ध्वनि आप उत्पन्न कर रहे हैं, उसी को आप लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे आसक्त है। ठीक है, तो कुछ लोग अगर इसको सही से ध्वनि को नहीं लेकर चलेंगे तो आप इसे आसक्त, इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्वनि का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी भाषा को लिखने में। तो जो भी चीज आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपके मुख से जो उच्चारण हो रहा है, जब मुख से ध्वनि का उच्चारण होता है तब हम उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं, और या फिर उसे उच्चारित रूप कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ जब आप क्या कर रहे हैं, मस्तिष्क में अपने विचारों को बना रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, आप उसका उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। लेकिन जब आप क्या करेंगे, उस ध्वनि के आधार पर चीजों को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ध्वनि के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिखने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, तो जब आप ध्वनियों पर विशेषकर ध्यान देते हैं, परंतु जब हम क्या करते हैं, ध्वनि पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है, विशेष रूप में वो लिखी जाती हैं, वे लिखित भाषा का रूप जो है वो धारण कर लेती है। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखी के द्वारा लिखा जाता है, मतलब जिस लेख के द्वारा आप उसे लिखेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं।
तो एक अन्य विद्वान के अनुसार आप भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग भाषा को हम अलग अलग लिपि की सहायता से लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने की जो भी भाषा की चीज होती है वो क्या होती है, उसकी लिपि होती है। भाषा में लिपि का बड़ा महत्व होता है। तो जैसे आपने हिंदी है, हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो जब आप इसको लिखते हैं तो आपने देखा जब आप हिंदी लिखते हैं तो आप राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं कि यहाँ से आप जा इस तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे आप उर्दू की बात करते हैं, उर्दू जो है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम राइट से लिखना शुरू करते हैं और लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिपि, लिपि इसी को कहते हैं कि लिखने का जो प्रकार है आप किस प्रकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्वनि के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको लिखते हैं। तो भाषा का जो लिखित रूप है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि उसी आधार पर हम क्या कर पाते हैं, चीजों को व्यक्त कर पाते हैं लिखित रूप में। भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा के ज्ञान के भंडार को एक पीढ़ी से हम क्या कर सकते हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो भी चीजें आज आप कोई पुस्तक लिख रहे हैं या कोई भी आपने आविष्कार किया है उसके बारे में जानकारी लिख रहे हैं, कुछ भी चीजें हैं, तो आपने देखा है कि जो भी भंडार है आपके पास लिखित रूप में वो क्या करता है, एक पीढ़ी से ज्ञान को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करता है। और इसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों के द्वारा जो ज्ञान उन्हें प्राप्त है उस ज्ञान के बारे में जान पाते हैं। अतीत में जो चीजें हुई हैं उनके बारे में जान पाते हैं। वेदों में क्या लिखा है उसके बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो पुरानी से पुरानी बातें जब आपको जानने का जो अवसर मिलता है वो इन्हीं प्रकार की किताबों से देखने या सुनने का अवसर मिलता है। प्रत्येक भाषा अपनी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश भाषा है वो रोमन लिपि में लिखी जाएगी। जब हम अपने भावों को और विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लेखन कौशल को व्यक्त करता है। तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य आप कह सकते हैं कि बोलना और पढ़ने की अपेक्षा लिखने की क्रिया जो है ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा कठिन होती है। कि आप जो बोल रहे हैं, जैसे आपने देखा है कि लैंग्वेज सभी लोग बोल लेते हैं, वो भी बोल रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी बोल रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जब डिफरेंस की बात आती है तो जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है, जो स्कूल गए हैं, जिन्होंने वर्णमाला सीखी है, अक्षरों को पता है, वो आसानी से चीजों को लिख भी लेते हैं। लेकिन जो लोग अनपढ़ हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो चीजों को लिख नहीं पाते क्योंकि उन्हें भाषा या फिर वर्णों का ज्ञान नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि जो लिखना है वो ज्यादा कठिन टास्क है, वरना जब बोल सकते हैं तो बोलने वाला व्यक्ति तो लिख भी सकता है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मैडम मोंटेसरी वो ये मानती है कि लिखने की प्रक्रिया जो है वो सरल है, आसान है उनके अनुसार। और वो ये कहते हैं कि बच्चों को जब हम पहले सिखाने की कोशिश करते हैं तो आ, हमें एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कि वो ये मानती हैं मैडम मोंटेसरी की जब हम विद्यालय में बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उन्हें लिखना सिखाना चाहिए, फिर पढ़ना और फिर बोलना। जबकि ये जो क्रम है ये बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, हमारे व्यवहार के बिल्कुल क्या है, ये विपरीत है। क्योंकि आप बोलना जल्दी सीखते हैं, उससे भी आसान उसके बाद आपको पढ़ना लगता है, और लिखना जो है वो सबसे मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए आपको वर्णों का सही ज्ञान होना, मात्राओं का सही ज्ञान होना जो है वो आवश्यक है। तो इनके विचार से मैडम मोंटेसरी ने जो बात कही कि लिखना, पढ़ना, बोलना जो ये क्रम है हमें लेकर चलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं या अन्य विद्वान इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि इनका जो विचार है बिल्कुल भी व्यवहारिक या मनोवैज्ञानिक नहीं है। मतलब मनोविज्ञान भी ये कहता है कि जो बोलना है वो पहले आना चाहिए बच्चे को, अतः लिखने से पहले पढ़ना सिखाया जाए, ये कैसा है, अवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। फिर भाषा शिक्षण में मौखिक भाषा के साथ साथ आपको लिखित भाषा का शिक्षण भी प्रदान किया जाता है। कि आपको जब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो आपको बोलने के साथ साथ लिखना भी सिखाया जाता है। ठीक है, कि वर्णमाला का आपको क्या कराया जाएगा कि साथ साथ में आपको जब वर्णमाला सिखाई जाती है, या फिर आप क्या सीख रहे हैं, अल्फाबेट सीख रहे हैं, या फिर आप क्या सीख रहे हैं, आप काउंटिंग या नंबर्स सीख रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें जो भी वर्ण है जब आप उसे लिखते हैं, इसके साथ साथ जो ध्वनि उच्चारण होती है आपको उस ध्वनि के बारे में भी क्या किया जाता है, बताया जाता है, उसका अनुसरण कराया जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, आप जो लिख रहे हैं उसी आधार पर उसको क्या करते हैं, बोलते हैं।
तो आपको ज़्यादा बेहतर पहचान होती है वर्णों की। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल आपको सिखाया जाता है काउंटिंग में, 1 इसे 2 इसे के साथ साथ आपको क्या करा जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जो आकृति है वो कैसे बनाई जाती है। तो आपको बोलने के साथ साथ लिखने का ज्ञान भी साथ ही दिया जाता है। मौखिक या उच्चारित भाषा के शिक्षण से विद्यार्थी उचित गति प्रवाह, मतलब जब आप क्या करते हैं बोलकर उच्चारण करके बच्चों को सिखाते हैं, तो इस शिक्षण विधि से बच्चे क्या है गति तेजी से सीखते हैं। ठीक है, विराम के साथ सीखते हैं और ज्यादा शुद्ध बोलना जो है सीखते हैं, क्योंकि वो आपके उच्चारण का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो लेकिन जो लेखन कौशल है, कौशल के प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को लिपि चिन्हों की सही सुंदर बनावट की शिक्षा दी जाती है। मतलब लिपि में, लेखन कौशल में हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे मानते हैं कि हमारा जो लेखन कौशल है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कि आप किस प्रकार से, तो जैसे आप एक अक्षर भी बना रहे हो उस एक अक्षर पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि उसकी बनावट सही प्रकार से बने, इसी को हम लिपि सीखना कहते हैं। और बाद में कलात्मक तरीके से आप उसके शुद्ध रूप को भी लिखना सीख लेते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं एक बार उसे बनाना सीख लेते हैं, तो आपने देखा है कि अल्फाबेट को नॉर्मली आप इस तरह जब बनाना सीखते हैं तो आप लाइनों के माध्यम से उसे सीख रहे हैं, लेकिन बाद में आप उसे अपने तरीके से भी लिख पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे माध्यम आपने देखे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट को अपने आधार पर बना रहे हैं कि कलात्मक मतलब क्रिएटिविटी उसमें ले आए, अपने आधार पर चीजों को बना रहे हैं, शुद्ध भी लिख रहे हैं। तो आरंभिक कक्षाओं में भाषा का जो उच्चारण है, उच्चारित रूप जो है उसकी बहुत ज्यादा विशेषता या प्रमुखता होती है, और आगे चलकर ये जो उच्चारण है उच्च कथाओं में लिखित रूप का ले लेता है। ठीक है, कि आपको बोलकर जब चीजें बताई जा रही है तो आप उसे आसानी से लिख पाते हैं। भाषा को हम अधिक महत्व जो है इसमें देते हैं। फिर लेखन कौशल की जो प्रकृति है उस पर प्रकाश डालते हुए कि लेखन कौशल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर उमा मंगल ये कहते हैं कि सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित कौशल उसको कहा जाता है। कि आप जब अपने विचारों को क्या कर रहे हैं, नॉर्मली लोगों के सामने लिख कर रख रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, लिखित कौशल कहलाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करना व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशल के द्वारा क्या करता है, स्थायी करता है। कि जो भी आप सीख रहे हैं लिपि के ज्ञान से क्या हो जाता है, वो आपके मन में, आपके विचार में परमानेंट हो जाता है, आपका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है, और आपका भाषा कौशल ज्यादा बेहतर तरीके से विकसित होता है। साहित्य के साहित्य में या समृद्धि का मुख्य आधार जो है वो लिखित, मतलब अगर आप साहित्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, साहित्य में लोगों की रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिखित कौशल का होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको जब लिपि का ज्ञान कराया जाएगा, ठीक है, तो लिपि में केवल आपको वर्णों के बारे में नहीं, आपको मात्राओं के बारे में सिखाया जाएगा, आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में कि जो छंद हैं, जो अलंकार है, इनका इस्तेमाल कैसे और कहाँ पर किया जाता है, जो क्या करते हैं आपके शब्दों को और बेहतर, सुंदर और उनको आकर्षित बनाते हैं, और उसके अंदर जो छोटे छोटे शब्दों में गहरे भाव छुपे होते हैं उनको व्यक्त करने में आपको सरलता मिलती है। फिर लेखन कौशल की आवश्यकता क्यों है हमारे, या फिर इसका महत्व आपको क्या देखने को मिलता है। तो भाषा कथन जितना महत्व है, मतलब बोलना जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतना ही आपके लिए लिखना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो हम कहेंगे कि आपको जो ज्ञान आज प्राप्त है उस ज्ञान को अगर आप संरक्षित रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, उसका लिखित रूप का होना बहुत जरूरी है। तो भावों को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब आप क्या करते हैं, भाषा अपने भाव को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ध्वनियों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मौखिक भाषा का रूप शामिल है, और यही भाषा जब आप क्या करते हैं लिखित रूप में इसे बदल देते हैं, तो ये लिखित कौशल कहलाता है। तो ध्वनियों के शुद्ध रूप में बोलकर उच्चारण करने की शिक्षा जितनी आवश्यक है, उतनी ही जरूरी क्या है, लेखन कौशल की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है, और लिपि की शिक्षा जो है वो हमारे लिए परम आवश्यक है, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा भाषा को लंबे समय तक हम स्थायी नहीं बना सकते। मतलब अगर केवल बोलकर आपको सारी चीजें सिखाई जाए, तो एक समय के बाद आपका मस्तिष्क जो है उस चीज को भूल सकता है, या आपकी माइंड से वो चीज क्या हो सकती है, रिप्लेस हो सकती है, या सही समय पर आपको याद नहीं आए। तो इसलिए हम जब क्या करते हैं, चीजों को लिख कर रखते हैं, तो आप इसे कभी भी दोबारा से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसलिए भाषा के स्थायी यानी लिखित रूप का होना बहुत जरूरी है। तो आज आपके पास बहुत सारे, जैसे टेप रिकॉर्डर है, आप वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ध्वनि यंत्र हैं जिनका आविष्कार आपको देखने को मिलता है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, भाषा को बोलकर
ठीक है, आपने क्या कर लिया, उसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन ये रिकॉर्ड हुई चीजें आपके पास हमेशा बनी रहेंगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, मशीनों के द्वारा बनाए गए कोई भी तरीके हैं और ये खराब हो सकती हैं। ठीक है, पानी में खराब हो सकती हैं और किसी मान लीजिए प्राकृतिक आपदा के कारण अगर ये क्या है, इनके ऊपर कुछ गिर जाए या कोई ये किसी स्थान पर गिर जाए तो उनके गिरने से क्या है, ये खराब हो सकती है, टूट सकती है, उसमें जो भी आपका डाटा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका से मिस आउट हो जाएगा, वो आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, लिखित चीजों का, लेखन कौशल का इस्तेमाल करके चीजों को लिख रहे हैं, तो कोई भी पुस्तक है वो कभी भी गीली होने से इतनी खराब नहीं होती कि आप उसका दोबारा इस्तेमाल ना कर सके। वर्षों तक इसमें जो ज्ञान उपलब्ध है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हर तरह की पीढ़ी को शिक्षित करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेखन कौशल के द्वारा जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, कहानी आप लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेखन कौशल के फलस्वरूप हमारे पास संसार की विभिन्न भाषाओं के साहित्य की, हर भाषा का साहित्य आपको देखने को मिलता है। अपने जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ का अपना एक इतिहास आपको देखने को मिलेगा, वहाँ की संस्कृति आपको जानने और सुनने का अवसर मिलेगा। और वो किस माध्यम से, वो केवल इस माध्यम से कि संसार में हर एक भाषा हर एक क्षेत्र का जो है साहित्य अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लेखन कौशल बहुत आवश्यक है। किसी को पत्र लिखकर कोई सूचना भेजनी हो, नौकरी के लिए आवेदन देना हो, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, सरकारी कार्यालय, या फिर आप व्यापार जगत की बात करते हैं जहाँ पर लिखित चीजों का बड़ा ही महत्व होता है, तो आदि विभागों में भी लेखन कौशल बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेखन की आवश्यकता प्रकार ध्वनि या कर सके। फिर नए ही विचारों के लिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जब तक बच्चों को लिखना नहीं आएगा, भाषा उस पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं होता। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोई भी भाषा क्या है आती है, चाहे आप हिंदी की ही बात करें, अगर आपको हिंदी आती है तो हम कब मानेंगे, जब आपको हिंदी पढ़नी भी आती हो, आपको हिंदी लिखनी भी आती हो, आपको हिंदी समझनी भी आती है। तो ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज है जिसे आप समझ लेते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप लिख नहीं सकते तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको लैंग्वेज पूरी तरह से आती है। ठीक है, तो भाषा पर पूर्ण अधिकार कब होता है, जब आपको वो क्या हो, लिखनी, पढ़नी और समझनी तीनों प्रकार से आती हो। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार करने के लिए और कथन कौशल को विकसित करने के लिए बच्चों को लिपि का ज्ञान जो है वो अवश्य होना चाहिए। यानी जब लिखने की बात आती है तो हम बात करते हैं वर्णों का। वर्णों में जैसे आपने उच्चारण सीखा, ए है, आ है, ई है, तो ये जो उच्चारण आप सीख रहे हैं, इस उच्चारण से ही क्या है, ध्वनियों के बारे में आपको पता लगता है। ठीक है, तो हर भाषा में ये जो वर्ण है उनका उच्चारण अलग होता है। ठीक है, उनको कहने का जो शब्द है वो अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप हर भाषा को जो है वो आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, फिर आधुनिक प्रणाली में परीक्षाओं में लेखन कौशल का बहुत महत्व आपको देखने को मिलता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको आप क्या करते हैं, लिख कर उसको परीक्षाओं में प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको परीक्षाओं में अच्छे अंक मिलते हैं। तो भाषा उसके बिना जो है शिक्षा प्रणाली पूर्ण नहीं होती, मतलब आपका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, आपको दूसरी क्लास में प्रमोट नहीं किया जा सकता। तो परीक्षाओं के आधार पर आप कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए लेखन कौशल जो है उसकी योग्यता का मूल्यांकन जो है उस आधार पर किया जाता है। इसलिए लेखन कौशल जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लगभग सभी शिक्षा प्रणाली जो है वो पूर्ण नहीं हो सकती। परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षण और उनकी योग्यता का मूल्यांकन जो है किया जाता है और लगभग सभी शिक्षण विधियों में लेखन कौशल पर ही आधारित होती हैं।
कि आपको जो कुछ भी आता है वो आपको लिख कर जो है वहाँ पर व्यक्त करना होता है। तो जो विद्यार्थी अक्षर की सुंदर बनावट या हस्तलेख से प्रश्नों के सही उत्तर देता है वही अच्छे अंकों को प्राप्त कर पाता है। भले ही शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटर जैसी तकनीकें आ गई हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पर आप बात करते हैं जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट, उसमें प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसे सोल्व करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और सोल्यूशन क्या निकालने के आधार पर ही आप क्या कर पाएंगे, उसको आंसर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको लिखना तो अवश्य ही पड़ेगा। तो लिखित कौशल का महत्व वहां भी आपको देखने को मिलता है। फिर कथन की दृष्टि से लिखित भाषा हाथ और मस्तिष्क का संतुलन, कि जो आप मन में विचार कर रहे हैं उसी चीज को आप लिखते हैं तो आपके मस्तिष्क और हाथ में क्या बनाती है, संतुलन बनाती है, हमारे अंदर सक्रियता लेकर आती है। मतलब आपको क्या बनाती है, एक्टिव। तो जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त अगर आप चीज़ों को लिखते हैं तो आपका मस्तिष्क ज़्यादा गतिशील रहता है, ज़्यादा समय तक चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं, ज्ञान आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से जो है वो रहता है। तो इसलिए भी लेखन कौशल क्या है, आपके मस्तिष्क में के विकास में विशेष योगदान देता है। फिर मानव केवल मौखिक संप्रेषण पर निर्भर नहीं रह सकता, ठीक है, उसकी स्मरण शक्ति मतलब चीज़ों को याद करने की क्षमता इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है वो चीज़ों को इतने लंबे समय तक याद करे। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके नोट्स चाहे आप बनाएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लिखते हो, किसी भी रूप में क्या है वो चीज़ आपके पास उपलब्ध होगी लिखित रूप में, तभी आप क्या कर सकते हैं, उससे संबंधित बातों को, उससे संबंधित चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि प्रत्येक चीज़ को हम क्या करते हैं, लिख कर रखते हैं, या लिखित कौशल का महत्व जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमारे पूर्वजों की जो धरोहर है, साहित्य जो उन्होंने लिखा है उसके रूप को आने वाली पीढ़ियों में, तो जैसे वेद हैं, लेकिन वेद को हर कोई व्यक्ति पढ़ पाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वेद जो है बहुत सारे संस्कृत में है, तो उसको क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज में जिससे सामान्य व्यक्ति जो है पढ़ सके। तो जैसे आपको हिंदी आती है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, अन्य कोई दूसरे देश का व्यक्ति पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, फिर इनको हम क्या करते हैं, छोटे भागों में तोड़ा भी जा सकता है, ठीक है, जैसे ग्रंथ बना दिए या फिर महाकाव्य बना दिए। तो आपके इनके छोटे छोटे जो पार्ट हैं, छोटी छोटी जो कहानियां हैं उनको पढ़ पाए, उनके छोटे छोटे प्रसंग को पढ़ पाए और उनसे जो है अपने आप को साहित्य से जो है परिचित करा पाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो धरोहर मतलब हमारी जो विरासत होती है, आपकी जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसकी उपलब्धि को बनाए रखने के लिए क्या है, लिखित कौशल बहुत ज़्यादा विशेष है। उसको संजो कर रखने के लिए, साहित्य का ज्ञान में भंडार में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, कि हर व्यक्ति तक हम उसे क्या कर सकें, पहुंचा सकें, इसके लिए लिखित कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देश विदेश में ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए, कि जैसे नई नई खोज आपने देखा है कि हर क्षेत्र में होती रहती है, उन खोजों के बारे में जो जानकारी है वो आपको हमेशा लिखित रूप में, जैसे न्यूज़पेपर के आधार पर, किसी मैगजीन किताबों के आधार पर जो है देखने और सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि लिखित कौशल का क्या है, विशेष महत्व देखने को मिलता है। लिखित भाषा से ही साहित्य के भंडार में वृद्धि होती है। यदि लिपि नहीं होती तो हम प्राचीन साहित्य से परिचित नहीं हो पाते। मतलब जो भी ग्रंथ, जो भी साहित्य आपको दिख रहे हैं, वो इसलिए आप उनको पढ़ पाए हैं, जान पाए हैं, क्योंकि वो लिखित रूप में आपके पास उपलब्ध है। तो वर्षों तक ही आप कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जब एक जनरेशन ही पूरी खत्म हो रही है, उसके भंडारण में जो वृद्धि है वो केवल तब हो पाती है जब वो लेखन कौशल के रूप में, लिखित रूप में हमारे पास है। तो इससे नई नई रचनाएं आप कर सकते हैं। तो जैसे किसी भी वेद का, किसी भी साहित्य का कोई भी प्रसंग, कोई भी कहानी जो है उस पर आधारित कोई नाटक का निर्माण करना, नई पुस्तक का निर्माण करना, वो तभी हो पाता है जब लेखन कौशल को हम क्या करेंगे, विकसित करेंगे। फिर व्यवसाय की दृष्टि से लेखन कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, कि कोई सी भी बात का उतना विशेष महत्व बोलने का नहीं होता जितना लिखने का होता है। तो व्यवसाय के विभिन्न कार्य लिखने और पढ़ने पर आधारित हैं, कि आप उन्हें क्या करते हैं, नोट करते हैं, कि किसी भी कार्यालय का जो रिकॉर्ड है नोट किया जाता है, कोई भी नियम बनाया जाता है उसको क्या किया जाता है, लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट कचहरी के जितने भी काम हैं लिखित भाषा में होते हैं। और आज लोकतांत्रिक समाज में आपको लेखन कौशल का विशेष महत्व देखने को मिलता है। इसी प्रकार देश विदेश में जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी भी आपको लिखित रूप में प्राप्त होती है। तो इतनी सारी बातों को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया है कि भाषा का जितना मौखिक विशेष महत्व रखता है, उतना ही लेखन कौशल का भी उतना ही आपस में, मतलब दोनों ही चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक आलोचक शब्दों में भाषा शिक्षण
तभी सार्थक है। मतलब आप कह सकते हैं कि भाषा तभी आपकी यह है पूरी है, सिद्ध है, जब विद्यार्थी को भाषा सुनकर, पढ़कर, दूसरों को समझने कर, बोलकर, अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने में वो क्या हो, सक्षम हो। तो किसी भाषा पर अधिकार करने के लिए पढ़ना, लिखना और विचारों को व्यक्त करना तीनों ही बहुत जरूरी है। और किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे पढ़ना या बोलना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि लिखना भी अनिवार्य है। तो आप कह सकते हैं कि भाषा